Hi, this is Karthik Yadav. Actually, me and strongman Mr. Deepak Rao, we are associated with two federations. हम parallelly दो federations को run कर रहे हैं. हाय, मेरा नाम तरन्नुम है, स्ट्रॉन्गमैन एथलीट एंड मैं दीपक भैया की राकेश सिस्टर भी हूँ. हाय, माय नेम सुरेश यादव. आई एम आर्म रेसलर नेशनल लेवल और स्ट्रॉन्गमैन नेशनल लेवल में. Deepak Rao is my childhood friend, so he's more like my brother, and he's very passionate about the bodybuilding. Since we know each other since our school time. कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जब आप कभी किसी बड़े आदमी के साथ बैठते हो तो जो उसकी आभा होती है वो आप पर रिफ्लेक्ट होने लगती है. मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है और दीपक राव सर के साथ बैठकर मुझे ऐसा ही फील हो रहा है. पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा सर स्पोर्ट्स क्रेजी की टीम के बिहाफ से कि आपने अपना इंटरव्यू के लिए हमें ये मौका दिया, स्पेशल मौका दिया. और शुरुआत मैं करना चाहूँगा और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन कैसा रहा है आपका. मैं बचपन से जानता हूँ भाई को. जिम का शौक भाई को देख के हुआ है हमें. पहले हम खेलते कूदते थे साथ, तो भाई जिम जाता था तो हम भाई को देखते थे, तो हमारा भी मन करता था कि हम भी भाई जैसी बॉडी बनाएं, भाई के साथ जाए, और भाई को देख के हम जिम में आना शुरू करा हमने भी. बचपन ये था कि स्कूल में थोड़ा ये स्कूल में मैं शुरू से शरारती था. खेल वगैरह में ध्यान तो था ही शुरू से ही, लेकिन कुश्ती का बड़ा शौक था पहले. क्या है कि मेरे जो चाचा थे वो पहले रेसलिंग करते थे. आर्मी कोटे में रेसलिंग में थे वो. कुलदीप यादव नाम था उनका. तो उनको देखते उन्होंने ट्रेन किया, इंस्पायर किया. तो स्कूल टाइम में ही 5th क्लास में मैं हरियाणा स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल आया था मेरा रेसलिंग में. उसके बाद फिर मैंने पावर लिफ्टिंग चेंज किया. और स्टडीज़ की बात करें तो 11th 12th ड्रॉप आउट मैं स्कूल से था. 12th फिर उसके बाद मैंने ओपन से किया और फिर ग्रेजुएशन भी कर चुका हूँ. अभी तक कंप्लीट हो गया. मैंने मोतीलाल कॉलेज में एडमिशन लिया था स्पोर्ट्स कोटे से इन पावर लिफ्टिंग एक्चुअली. लेकिन उसमें भी फिर मज़ा नहीं आया तो कॉलेज भी छोड़ दिया. और फिर ये था कि काफ़ी सारी चीज़ें टर्न करती रही, यू टर्न होता रहा. उसके बाद फिर एनिमेशन भी ज्वाइन किया. एरिना की समझ में नहीं आ रहा था किस लाइन में जाना एक्चुअली, क्योंकि ध्यान मेरा था जिम की तरफ ही रहता था हमेशा. वर्कआउट है, जिम है, ये सब इन सब चीज़ों में. तो फिर एनिमेशन करने के बाद भी फिर उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा. तो फिर ये है कि मेरी ज़िद थी कि जिम खोलने का इन फ्यूचर या इसमें ही कोई जॉब लग जाए स्पोर्ट्स कोटा में. तो बस उसमें बस इसी आगे चलते रहे. फिर मैं उनके बारे में ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके ये सारी चीज़ें अचीव करी हैं. और जो उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें इतना इंस्पायर करती है कि हमें भी लगता है कि कोई भी हर्डल या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो चाचा को देख के सर आप इंस्पायर हुए कि चाचा ने आपको इंस्पायरेशन दी, कि मुतासिर किया बेसिकली कि आप इस चीज़ को परस्यू करें. तो आप किस स्पोर्ट्स को आपने परस्यू किया सबसे पहले चाचा से इंस्पायर होकर? स्टार्टिंग में पहलवानी वगैरह करते थे तो उन्हें देख के जोर आजमाइश वगैरह का ज़्यादा शौक था इसे. तो इसी बिहाफ पे हम लिफ्टिंग वगैरह करने स्टार्ट कर दी. हाँ, ये जैसे मैंने कहा कि रेसलिंग को जैसे अखाड़े में कुश्ती करते थे. हमारे गांव में हस्ताल गांव में अखाड़ा है तो था पहले. तो उसमें वो उसी में ट्रेनिंग देते थे वो. तो फिज़िकल एक्टिविटी सभी वो हम 3-4 लड़के होते थे गांव के, तो उनको प्रैक्टिस कराते थे. और ये था कि वो भी इसी में रेसलिंग में ही आर्मी में ज्वाइन किया था उन्होंने. अच्छा, तो आर्मी बैकग्राउंड से बेसिकली उन्होंने ज्वाइन किया था इसको. मम्मी पापा का सर क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में? माँ बाप का कितना रोल रहा है? मेरी जर्नी जो है उसमें जैसे मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल है. एक्चुअली वो ही चाहती थी कि हाँ मैं ठीक है, अच्छा उनकी सोच थी कि हाँ ठीक है जो बच्चे जो है तगड़ा होना चाहिए, अच्छे खाते पीते घर के बच्चे दिखने चाहिए जैसे गांव में मेंटालिटी होती है. तो हमारे पिताजी थोड़े केयर फ्री आदमी हैं. हमारे अभी भी हैं केयर फ्री हैं वो. थोड़े ये कि पंचायत में इस टाइम पे पंचायत में प्रधान है हमारे पिताजी. तो वो बस वही से अपनी प्रधानी में ही लगे हैं फ्रॉम द डे 1. और इलेक्शन और इन सब चीज़ों में बिजी रहते थे. तो आपकी माँ, आप जैसे बता रहे थे कि आपकी माँ का मतलब जैसे रोल आपने बताया, पिता का रोल बताया, तो पापा मम्मी के अलावा मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि इस स्पोर्ट्स में कैसे आप आए? मतलब चाचा से आपने इंस्पिरेशन ली, उसके बाद जो आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गमैन स्पोर्ट्स कर रहे हैं, इस स्पोर्ट्स में आप कैसे आए सर? हाँ, जैसे मैंने बताया रेसलिंग में पहले कर रहा था, लेकिन फिर मैंने एक कज़न है मेरे, उनको देखा मैंने, तो उनको देख के फिर मैं इंस्पायर हुआ पावर लिफ्टिंग की तरफ. तो स्ट्रेंथ गेम में जैसे पावर लिफ्टिंग में मैं गया तो पावर लिफ्टिंग करते हुए मज़ा नहीं आ रहा था. ये था कि कुछ डिफरेंट करने का मन करता था, क्योंकि पहले देसी वर्कआउट करते थे, क्योंकि कस्सी चलाना हो गया, कट्टे उठाना हो गया, रस्सा चढ़ना, ये सब अखाड़े में करते थे पहले हम लोग. तो बस यही है कि फिर 2015 में कंपटीशन हुआ. तो शंकरलाल हॉल में था वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में. तो वो मैंने खेला, वो जेराई की तरफ से स्पॉन्सर्ड था. हाँ, स्ट्रॉन्गमैन पहली बार इंडिया में अंडर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन फेडरेशन और जेराई ने ऑर्गेनाइज़ किया था वो कंपटीशन पहली बार.
सो जेराई क्या है सर? या जराई बेसिकली एक जो फेडरेशन है, अब इक्विपमेंट ब्रांड है कि तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में स्ट्रॉन्गमैन, बट फिर ये हो गया 1 साल बाद ही उन्होंने ख़त्म कर दिया इसको कि इसमें कोई स्कोप नहीं दिखा उनको और इतना कोई जैसा एथलीट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट नहीं होते थे। ऐसा क्यों है सर, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्यों? हाँ, या इसीलिए क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा डर है एथलीट्स के अंदर, जैसे कि पावर लिफ्टर्स हैं और वेट लिफ्टर्स हैं, इनको तो ये क्या है कि मैक्सिमम 1 रैप मैक्स के ये लोग करते हैं वर्कआउट जो करते हैं अपना, और स्ट्रॉन्गमैन के लिए क्या है कि एंड्योरेंस बेस होना चाहिए, एंड्योरेंस बेस होता है, वो 1 मिनट में मैक्सिमम रैप लगाने होते हैं आपको, तो इसमें इसीलिए उनका सबसे बड़ा फेयर यही है पावर लिफ्टिंग में, क्या वो नंबर ऑफ रैप्स नहीं लगा पाते क्योंकि ट्रेनिंग वो इसी स्टाइल में करते हैं। थोड़ा मैं रिसर्च वर्क कर रहा था और मुझे पता चला कि ये इंडिया का ट्रेडिशनल गेम था। जब इसकी शुरुआत हुई तो भारत से ही इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद अब विदेश में इस काफ़ी लोकप्रिय है और भारत में इसकी लोकप्रियता गिर गई। उसका एक कारण तो आपने बताया, पर आपको लगता है कहीं ना कहीं हम फैंस ने भी डिसअपॉइंट किया है? हम कुछ कर सकते थे स्पोर्ट्स के लिए, हमने अवेयरनेस उतनी फैलाई नहीं इसके लिए। हार्डली मतलब रेयर एथलीट्स हैं इंडिया में, इतने अच्छे लोग नहीं हैं जो भी स्ट्रॉन्ग मैन की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। तो मैं दीपक राव भाई, हम सब मिलकर के हम इस स्ट्रॉन्गमैन गेम को प्रमोट कर रहे हैं और यही मेन रीज़न है क्योंकि ये गेम अच्छा है। हम इस पे अगर अभी ग्रिप बना लेंगे तो आने वाले टाइम में हमें इससे बहुत बेनिफिट होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए फ्रॉम द डिकेड्स मैं बताऊँ तो महाराणा प्रताप और राममूर्ति नायडू जैसे मैंने आपको बताया, ये सब लोग दीज आर द स्ट्रॉन्ग मैंस, या जो इंडिया का नाम इतना पूरे वर्ल्ड में रोशन किया इसमें, और राममूर्ति नायडू जी जैसे मैंने बताया। लेकिन पहले वो लोग एक्चुअली स्ट्रॉन्गमैन शुरू हुआ था एक सर्कस से, वो सर्कस चलाते थे, उसमें वो सर्कस में ये सब वेट लिफ्ट करना, चेन तोड़ना, ये सब चीज़ें वो करते थे। लेकिन ये था फ्रीडम से पहले की बात, और फ्रीडम के बाद ये हुआ कि सब कुछ एकदम से ऐसे पार्टीशन हुआ, ये सब चीज़ें चेंज हो गई, तो इस गेम को सब भूल ही गए एक्चुअली में लोग, और ख़त्म हो गया बिल्कुल। और लेकिन बाहर लोगों ने अडॉप्ट कर लिया इसको, और आज यूके, यूरोप और यूएस में इतना हाइक है कि आप पूछ नहीं सकते, और स्ट्रेंथ गेम कोई पूरे वर्ल्ड में हाइक नहीं होगा, इतना है फैन फॉलोइंग है इनकी। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं रिसर्च कर रहा था और मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि वेट लिफ्टिंग में और ये जो स्ट्रॉन्गमैन गेम आप खेलते हैं उसमें क्या फ़र्क है, हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। हाँ, वेट लिफ्टिंग हो गया या पावर लिफ्टिंग में भी बताऊँगा तो वो सब एक्चुअली क्या है कि वो प्लेट और रोड पे रिजिड हो गए हैं। सिर्फ उनकी जो सुमो होती है, सॉरी डेड होती है, स्क्वाट होती है, बेंच होती है, और वेट लिफ्टिंग में स्नैच होती है, जर्क होती है। और सो ये एक्चुअली स्ट्रॉन्गमैन में क्या है कि कोई डायमेंशन या कोई उसमें बाउंड्री लाइंस नहीं है, कुछ भी करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हो। स्ट्रॉन्गमैन मतलब ऑल अबव द अबव जो टाइटल है एक्चुअली, नॉट ए पावर लिफ्टर भी स्ट्रॉन्गमैन इज स्ट्रॉन्गमैन, वो अपने आप में एक टाइटल है सबसे बड़ा कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो बोरे उठाना, ट्रक पुल करना, ये स्टोन्स उठाना, ये सब चीज़ें जनरली स्ट्रॉन्गमैन में। हाँ, यस। अच्छा, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि भारत के कितने खिलाड़ी अब तक निकले हैं इस फील्ड में, मतलब इस गेम में? अगर भारत का ना, एक तो आप हो ही, आपके अलावा और कितने खिलाड़ी निकल चुके हैं और आगे का क्या स्कोप है इसका, भारतीय खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूँ? हाँ, इंडिया में तो अभी खाली दीपक भाई है, खुद ये ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्गमैन ऑफ एशिया थे 2017 और 18। हाँ, यस, मेरे साथ 2-3 खिलाड़ी और हैं मेरे साथ, मेरी टीम में जो है, मेरे स्क्वाड में, स्ट्रॉन्गमैन स्क्वाड, जो मेरे साथ एक खेले हैं, 1-2 इवेंट खेले हैं इंटरनेशनल, लेकिन वो लोग भी इतना प्रोफेशनली इसको नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो भी साइड में इसको गेम को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई स्कोप नहीं दिखता उन लोगों को भी, और ना नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्ट लेते हैं, तो बहुत स्ट्रगल कर रहा है गेम एक्चुअली। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चाहता हूँ कि ये बूम हो गेम, हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट है और हमें पता होना चाहिए एक्चुअली देसी फिटनेस से, जो हम कहते हैं इंडिया में देसी फिटनेस होनी चाहिए ना, वो एक्चुअली देसी फिटनेस वो स्ट्रॉन्गमैन सही उसको पूरी करता है, देसी फिटनेस के क्राइटेरिया को। जी, मैं इक्विपमेंट्स पे ज़रूर आऊँगा सर, लेकिन इसके पहले मैं सरकार का रोल ज़रूर जानना चाहूँगा इसमें कि सरकार का क्या रोल है, क्योंकि अवेयरनेस तो फैंस के बीच में नहीं है इस गेम के प्रति, बट सरकार का क्या रोल है? सरकार क्या अवेयरनेस चला रही है, प्रमोशन कर रही है इसके लिए? नहीं, सरकार, देखिए मैं सरकार को इस बात के लिए तो दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि इतने सारे गेम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, और स्ट्रेंथ गेम और भी हैं। बस ये है कि सरकार हो चाहे ओलंपिक फेडरेशंस लगा लो, गेम पॉपुलर होगा तभी ये सरकार भी इसको नोटिस करेगी। और जैसे कि अभी मैंने एक रिकॉर्ड इवेंट कराया था, इंडिया रिकॉर्ड अटैम्प्ट, सो ये पहली बार रिकॉर्ड अटैम्प्ट हुआ, और पहली बार इट विल द फर्स्ट टाइम कि इंडियन एथलीट्स वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में मेंशन हुए हैं। हाँ, अदरवाइज़ कोई नाम ही नहीं था इंडिया का केस। इस गेम में फाइनली इंडिया ने ये सब अपना मौजूदगी दर्ज कर दिया है कि हाँ, इंडिया भी स्ट्रॉन्गमैन गेम खेलने लगा है। अच्छा,
हाँ। तो मतलब जैसे ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि आपने कहा कि चैंपियनशिप होनी चाहिए भारत में। एक तो ये तरीका है कि इस स्पोर्ट को पॉपुलर किया जाए, फैंस के बीच में अवेयरनेस चला जाए, और सरकार को आप कह रहे हैं कि सरकार से बड़ा रोल है कि फैंस इसमें पार्टिसिपेशन करें basically। हाँ एक्चुअली और क्या तरीके हैं सर इस स्पोर्ट को फेमस करने के, और क्या तरीके हैं आपके हिसाब से? एंड वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग क्रॉसफिट गेम, और इसीलिए हमने एक सोसाइटी इस्टेब्लिश करी जिसका नाम है इंडियन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सोसाइटी। 2017 में हमने फर्स्ट इवेंट कराया था क्रॉसफिट का, देन 2018, 2019, 2020 हम रेगुलरली करवाते रहते हैं। और स्ट्रॉन्ग मैन गेम्स और क्रॉसफिट गेम्स हम दोनों को पैरेलली लेके चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि इन गेम्स में हम ग्रिप बनाएं, एथलीट्स को आगे लेकर के आएँ। कंपनीज़ जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनीज़ है वो हमारी हेल्प करें, सो दैट हम उनसे फ़ंड लेकर के हम एथलीट्स को एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि जितने भी एथलीट्स हैं जो भी काइंड ऑफ अंडरडॉग हैं उनको सामने लेकर के आएँ, वो पोटेंशियल हम इंडिया को दिखाएं। और कहीं ना कहीं इसी तरीके से हम इंडिया के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ कर रहे हैं और इंडियन एथलीट्स को प्रमोट करेंगे। ऐसे मैं जैसे मानता हूँ, मैं कई तरीके से ये स्ट्रॉन्गमैन गेम को प्रमोट करना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्गमैन इन द सेंस देसी फिटनेस, एक्चुअली अगर मैं कहना चाहूँ तो देसी फिटनेस क्यों, क्योंकि जैसे आपने देखा है कि थोड़ा एक मानना है, लोगों का परसेप्शन है जिम को लेके कि जिम वाले जो होते हैं वो सिलेंडर नहीं उठता उन लोगों से, वैसे जिम में जाके वेट उठाते हैं। और जो सिलेंडर उठाते हैं ये ऑफ कोर्स उनसे जिम में वेट नहीं उठता। लेकिन स्ट्रॉन्गमैन एक ऐसी कैटेगरी है, एक वर्कआउट स्टाइल है कि वो घर पे सिलेंडर भी उठा सकता है, बोरी भी उठा सकता है, और वो जिम में भी वेट उठा सकता है। सर कौन कौन सी चैंपियनशिप है अगर विदेश की मैं बात करूं, वर्ल्ड की? और बेसिकली मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ट्रांजिशन, ये बदलाव कब आया, जैसे कब तक ये फेमस थी, कितने टाइम तक भारत में, और उसके बाद ये विदेश में कब से, 1960s 70s कब ये फेमस हुई है स्पोर्ट विदेश में? हाँ यस, मैंने बताया जो लास्ट हमारे जो स्ट्रॉन्गमैन थे वो राममूर्ति नायडू जी थे। हाँ, उसके बाद इंडिया में तो सब ख़त्म ही हो गया था। और लेकिन बाहर ये कि 1962 के आसपास से शुरू हुआ, वहाँ भी सर्कस से ही शुरू हुआ था। और लेकिन अभी इतना पॉपुलर, इतना हाइक हो गया है कि वर्ल्ड में जितने स्ट्रेंथ गेम्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा उसके फ़ैन फॉलोइंग्स हैं, स्टेडियम्स भरे होते हैं। मैं चाहता हूँ ये हमारा जो ट्रेडिशनल गेम है, जैसे पंजाब में अभी फ़िलहाल पंजाब वगैरह में यस वहाँ पे मेले पर्व होते हैं जो साल में उनके, वहाँ पे लोग जैसे प्रदर्शन करते हैं, ट्रैक्टर को खींचना हो गया, और कई सारी चीज़ें तो हैं, वेट उठाते हैं, सीमेंटेड वो होते हैं प्लेट्स, उनको उठाते हैं वो लोग, चेन तोड़ते हैं, उसमें भी अभी करते हैं पंजाब वगैरह में। तो बेसिकली यही स्ट्रॉन्गमैन एक्चुअली यही स्टाइल था उनका। अच्छा, तो ये इसकी अकेडमीज़ हैं सर भारत में, इंडिया में कहाँ इसकी अकेडमीज़, अगर कोई बंदा परस्यू करना चाहता है स्पोर्ट्स को? जैसे आपने बताया कि एक तो फैंस में अवेयरनेस कैसे बढ़ाए, दूसरा मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अकेडमीज़ कहाँ पे है इसकी? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दुर्भाग्य है, जैसे इंडिया में एक्चुअली अभी 3 अकेडमीज़ ही हैं, जो 3 भी, एक मैं बताऊँ तो लुधियाना में, एक मोरैना में। यस, मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड लगा सकते हो आप, या मेरे मेट जो मेरे साथ करते थे, स्ट्रॉन्गमैन खेलते हैं, तो वो 2 लोग वो रन कर रहे हैं, एक मैं यहाँ रन कर रहा हूँ। और लेकिन इन फ्यूचर मेरी कई ब्रांड से बात चल रही है, मैं कई सोच रहा हूँ कि इन अकेडमीज़ बनाने की शुरू करेंगे हम लोग। हाँ, एक कॉम्बिनेशन साथ में जिम एंड ये स्ट्रॉन्गमैन का कुछ साथ में लेके एक वेंचर शुरू किया जाए। एक्चुअली गेम प्रमोट करने के लिए सबसे पहले इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी गेम प्रैक्टिस करेंगे, लोग खेलेंगे, और तभी कॉम्पिटिशन्स में लेवल बढ़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे डेडलिफ्ट वगैरह, वेट लिफ्टिंग हो गया, तो वो इतना हाइक क्यों, वो इसीलिए हाइक है, पावर लिफ्टिंग वगैरह, डेडलिफ्ट, बिकॉज प्लेट्स एंड रोड्स हर जिम में अवेलेबल होती है, बेसिक है, तो हर कोई ट्राई कर लेता है। तो और कोई भी बच्चा है वो पहले इक्विपमेंट में पैसा नहीं खर्चना चाहता, वो सोचता है कि इजीली पहले मिल जाए वर्कआउट करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि सभी जिम में मैक्सिमम सभी लोगों से बात करके, जितने भी लोग हैं एसोसिएटेड हैं, बड़ी फेडरेशंस हैं, बड़े या जो भी जो लोग हैं, उनके साथ जुड़ के उन सबको मैं इक्विपमेंट अवेलेबल कराऊँ, बहुत सस्ते कॉस्ट में हो दूँगा ऑफकोर्स। तो और वो लोग साथ दें इस बात को लेकर। ट्रेनिंग के लिए मैं ट्रेनिंग, इसके लिए थोड़ा ये है कि ट्रेनिंग स्टाइल भी थोड़ा अलग है, सो वो भी चीज़ें भी मैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि इस गेम को आगे बढ़ाया जाए। जी सर, कौन से इक्विपमेंट्स हैं सर, क्या डिफरेंस है इक्विपमेंट्स में, ये ज़रूर जानना चाहूँगा। पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग के इक्विपमेंट्स में और स्ट्रॉन्ग मैन के इक्विपमेंट्स में फ़र्क क्या है सर, डिफरेंस क्या, और उनके नाम अगर आप बता दें तो। यस, देखिए डेडलिफ्ट वगैरह में क्या है कि टायर आप या प्लेट्स और रॉड से आप डेडलिफ्ट वगैरह करते हैं, वेट लिफ्टिंग में भी वो सेम उसी से होता है। लेकिन क्या है, इसमें थोड़े से अलग से डायमेंशन हैं चीज़ों की और इक्विपमेंट्स की। जैसे लॉग बार होता है, तो लॉग बार उठाने के लिए ऐसे पहले होता था कि लकड़ी के लॉग बार होता है, ये वुडन एक्चुअली लॉग, या जो तना होता है पेड़ का उससे बना होता है, वो बेसिकली वो होता है। उसके लिए ये कि आपको अगर इनर स्ट्रेंथ, जो ओवरऑल हेड टू टो जो स्ट्रेंथ बढ़ाना है, उसके लिए स्ट्रॉन्गमैन इक्विपमेंट्स बिल्कुल सही फिट बैठते हैं। दूसरा फार्मर वॉक हो गया, डंबल हो गया,
एक नॉर्मल डंबल से मोस्टर डंबल बहुत बड़ा डंबल होता है, देखने में भी इतना जाइंट लगता है, तो वो डंबल्स हो गए। फिर साथ में स्टोन्स, आप स्टोन से उठाते हैं, स्टोन उठाना, ये सब चीज़ें ये नॉर्मल पीपल से अलग अलग चीज़ें हैं सब ये, लेकिन सब लोग डरते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल कोई भी हो घर में, सब कोई भी नॉर्मल लाइफ में एक्चुअली बेसिक चीज़ें तो वो कर पाए ना, अटैम्प्ट कर पाए, क्योंकि आज इंडिया में सब इतने अनफिट हैं, इतने सब चीज़ों को कोई फिजिकली ध्यान नहीं देता। तो मैं सोचता हूँ कि इन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए एक्चुअली। सर इक्विपमेंट से एक चीज़ और सवाल मेरा बनता है, सवाल मेरा डाइट पे है कि क्या डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टोन्स, इतने हैवी स्टोन्स को उठा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो आप डाइट क्या है रहती है सर आपकी? हाँ, स्ट्रॉन्गमैन को डाइट क्या लेनी चाहिए सर? बेसिकली डाइट बताऊँ तो मैं यस, डाइट तो देखिए सभी सेम लेते हैं, बस ये कि कैलोरीज हाई कैलोरीज लेने होते हैं जी। और यस हाई प्रोटीन होना चाहिए आपका। कार्ब्स भी एक्चुअली हाई लेने पड़ते हैं बेसिकली, और किसी गेम में कार्ब इतना हाई लेना नहीं पड़ता, क्योंकि इस वर्कआउट में कैलोरीज इतनी बर्न होती हैं। सो यस सभी वाइटामिन मिनरल्स यस और प्रोटीन तो ऑफकोर्स चाहिए नेसेसरी है वो हमारे लिए, लेकिन इसमें यस आपका कार्ब बहुत हाई होना चाहिए इसके लिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल वर्कआउट। तो सर क्या डाइट होती है आपकी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, और फिर उसके बाद लंच में, डिनर में आप क्या लेते हैं? हाँ, जैसे बेसिकली मैं तो एक्चुअली अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अंडर 80 kg कैटेगरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा वेट लूज़ किया अपना। सो अदरवाइज़ वैसे जैसे अभी मैं अंडर 90 खेला था, तो उसमें ये होता था कि मॉर्निंग में मैं अपना ओट्स और प्रोटीन साथ में मिक्स करके उसके लेता था, फर्स्ट मील मेरा वो होता था। उसके बाद यस प्री वर्कआउट लिया BCAA, देन वर्कआउट के बाद प्रोटीन ले लेते थे, प्रोटीन के बाद राइस, चिकन एंड सैलड। तो 300 ग्राम चिकन होता था और राइस हो गया, पेट भर के जितना खा सकते हैं, और सैलेड वगैरह जो भी है। और ये है कि यही राइस और चिकन हम दिन में 3 बार लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये राइस होता है, रिच कार्ब्स होते हैं, और चिकन कभी एग्स हो गया, इससे प्रोटीन सोर्स भी चाहिए होता है हमें बेसिकली। अच्छा सर, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि पेरेंट्स का आपने रोल बताया, और आपने ये भी बताया था जब हमने आपसे ऑफ द कैमरा बात किया था कि आप मैरिड हैं, तो एक पार्टनर का कितना बड़ा रोल होता है एक माइंडसेट में, कितना बड़ा रोल होता है कि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करा, बैक करा? क्योंकि ऐसा स्पोर्ट है सर, सवाल मेरा इसलिए बन रहा है क्योंकि ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, उतना सपोर्ट नहीं है, तो इस तरह से पार्टनर का क्या रोल होता है इस स्पोर्ट में? नहीं, एक्चुअली अगर मैं पार्टनर के रोल के बारे में बताऊं तो मैंने जब से अपना स्पोर्ट्स करियर शुरू किया फ्रॉम 2014, और मैं बॉडी बिल्डिंग किया, स्ट्रॉन्गमैन 2015 से स्टार्ट किया मैंने। सो जब से मैं बताऊं तो यस मेरे पार्टनर का बहुत बड़ा मेजर रोल है एक्चुअली, मुझसे ज़्यादा शायद वो मेहनत करते होंगे डाइट के लिए, मेरी टाइम टू टाइम डाइट देना, ये सब चीज़ें देना, ये सब चीज़ें अगर यही नहीं होंगी पॉसिबली, एक्चुअली एक एथलीट को डाइट चाहिए, और डाइट टाइम पे नहीं मिलेगी तो वो ट्रेनिंग कब करेगा बेचारा, अगर वो खुद डाइट बनाने में लगेगा तो बिल्कुल। और तो दूसरा एक ये है कि और मेंटली और फिजिकली भी आदमी डिमोटिवेट हो जाता है कई बार, तो ये पार्टनर इस चीज़ में बहुत रोल प्ले करते हैं। फादर हो गया एंड ब्रदर ऑल्सो। सर सवाल मेरा ये है कि इसका क्या फ्यूचर है, इस खेल का फ्यूचर इन द सेंस मैं पूछ रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या हमें ज़्यादा खिलाड़ी दिखेंगे भारत के लिए खेलते हुए गेम? हाँ यस, इस खेल को खिलाड़ी दिखेंगे, ऑफ कोर्स दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे। जैसे कि मैंने अभी रिकॉर्ड इवेंट कराया है, तो इसमें यह है कि अब रिकॉर्ड बन गया है इंडिया के, तो यस एथलीट्स में कंपटीशन बढ़ेगा, अब रिकॉर्ड हर कोई चाहेगा तोड़ने के लिए रिकॉर्ड। यस, इसीलिए यही मेरा मोटो था कि इस कंपटीशन का लेवल बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड इवेंट कराना ज़रूरी है। और दूसरी बात, मैं इस गेम को खेल के नज़रिए से नहीं, एथलीट के नज़रिए से नहीं, मैं नॉर्मल लोगों के नज़रिए से भी इसको बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ कि डेली वर्कआउट करते हैं, डेली लाइफस्टाइल में वो लोग ये सब चीज़ें कर पाएँ नॉर्मली। वो भारी स्टोन्स ना उठाएं, लेकिन ये है कि घर में सिलेंडर तो उठाएं, बाल्टी तो उठा के ले जाएं। वो कैसा रहेगा अगर आप देखेंगे, एक घर में हाउसवाइफ होती है, मम्मी होती है हमारी, तो सिलेंडर के जब अगर चेंज करना होता है किचन वगैरह में, तो वो वेट करती हैं बच्चों का या हस्बैंड का अपने कि वो आएंगे तब वो सिलेंडर बदलवाएंगे। और तो कितना अच्छा रहेगा अगर वो खुद ही उठाएंगे सिलेंडर, उठा के और चेंज कर लेंगे तो। हाँ बिल्कुल, तो वो चेंज करेगी। तो ये माइंडसेट मैं चेंज करना चाहता हूँ लोगों का कि एक्चुअली सिर्फ स्ट्रॉन्गमैन भी ये एक अलग से कैटेगरी, ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, एक्चुअली में ये लाइफस्टाइल बनना चाहिए, लाइफस्टाइल होना चाहिए लोगों का कि ये बेसिक कम से कम ये चीज़ें तो आप फिजिकली फिट हो गए, ये चीज़ कर पाओ आप लोग। जी सर, आप सिर्फ स्ट्रॉन्गमैन स्पोर्ट को सपोर्ट कर रहे हो या कोई और भी स्पोर्ट है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि उस स्पोर्ट्स में भी लोग आगे निकलें? हाँ यस, क्या है आजकल अभी क्रॉसफिट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल क्रॉसफिट, क्योंकि जिम में लोग वेट और प्लेट्स उठा के बोर हो गए डंबल्स वगैरह से ना। सो क्रॉसफिट एक क्या है कि फ्री वेट एक्सरसाइज होती है, अच्छा हाई इंटेंस वर्कआउट होता है, उसमें एंड्योरेंस स्टेमिना इतना चाहिए होता है, हाई कैलोरीज बर्न होती है उसमें। सो आजकल लोग पसंद कर रहे हैं इसी वर्कआउट को। सो इसी में एक हमारी सोसाइटी है, इंडियन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सोसाइटी,
मैं और मेरा कज़न है कार्तिक, और हम लोग ये सोसाइटी रन कर रहे हैं। और एक्चुअली ये उसी का आइडिया था, तो साथ में मैं भी उसके साथ एसोसिएट हुआ। और उसमें ये है कि हम क्रॉसफिट इवेंट्स कराते हैं। अभी हमने लास्ट सितंबर में भी इवेंट कराया था, और उससे ये है कि जितने एथलीट्स हैं जूनियर, सब जूनियर कैटेगरी से मास्टर कैटेगरी तक सभी इसमें पार्ट लेते हैं। और दूसरी बात ये कि इससे जो फंड अगर जनरेट होता है, हमारा जो फंड बचता है हमारा सब चीज़ों के बाद, तो हम उस फंड को फिजिकली चैलेंज एथलीट्स के लिए डोनेट करते हैं। क्रॉसफिट हम एक सीरीज़ बनाते हैं क्रॉसफिट में, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सपोज़ हमने पुशअप्स बोला, पुशअप्स करो, क्लीन एंड जर्क करो, तो और डंबल स्नैचेस, डंबल प्रेसेस, एक सीरीज़ बनाते हैं। उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम एथलीट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो सीरीज़ की आपको ये सारी सीरीज़ परफॉर्म करनी है विद इन मिनिमम टाइम, मैक्सिमम रेपिटेशंस निकालनी है, मिनिमम टाइम में ये सीरीज़ परफॉर्म करनी है। और जो भी एथलीट बेस्ट होता है, फिटेस्ट होता है, वो इन सीरीज़ को परफॉर्म करता है और आगे एज अ विनर डिक्लेयर होता है हमारे थ्रू। ये चीज़ हम करते हैं। सर सवाल मेरा ये है कि गाँव में क्योंकि शहर के लोगों के पास संसाधन की कमी नहीं होती, मतलब होती है पर उतनी नहीं होती है, गाँव के लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और स्कूल लेवल से अगर कोई बच्चा शुरू से निकल रहा है फिटनेस पे, तो उसको ध्यान देना ही चाहिए। तो मेरा सवाल मतलब दो तरह के लोगों के लिए, तो स्कूल से जो बच्चे निकल रहे हैं और जो गाँव से बच्चे निकल रहे हैं, उनको अगर इस स्पोर्ट्स में एक तो अवेयरनेस नहीं है, अगर अवेयरनेस आती है तो करियर कैसे बनाए इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बातें बताऊं कि यस, ये भी हमारे प्लान्स में है। जैसे आपने जिक्र कर ही दिया स्कूल्स का, तो कि अभी हम लोग यस बहुत सारा प्लान कर रहे हैं। अभी डॉक्यूमेंटेशन वर्क चल रहा है हम लोगों का, फेडरेशन के साथ, थोड़े ऑफिशियल के साथ, गवर्नमेंट के साथ भी हम फिट इंडिया कैंपेन से जुड़ने वाले हैं। इसमें क्या है कि हम हर स्कूल को कवर करना चाहते हैं। पहले गवर्नमेंट स्कूल से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बच्चे उसमें ज़्यादा होते हैं, और सरकार भी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ ध्यान देती है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थोड़े हार्ड कोर होते हैं, सही होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। जी सर। तो हम सेमिनार्स वगैरह करना चाहते हैं, बिकॉज हमारी इस फील्ड में एक्चुअली क्या है कि अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स को लेके, और लोग ये कि एडिक्ट हो गए हैं, ड्रग्स के एडिक्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको अवेयर करना चाहते हैं हम इन चीज़ों के साथ, ये सब चीज़ एक्टिविटी करके उन लोगों के सामने एक सेमिनार दें कि यस आप लोग हेल्दी डाइट लेंगे अगर, और सही डिसिप्लिन में रहेंगे, तो आप हमारी एज में आएंगे तो यस ये बस क्या ट्रक भी पुल कर देंगे, इससे बड़ा प्लेन पुल कर देंगे। यस। तो मतलब सर जो ड्रग्स की आपने बात करी, ये तो सबको पता है कि ड्रग्स इज़ हार्मफुल, हमें नहीं लेना चाहिए, इन चीज़ों को इनटेक नहीं करना चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग सारी चीज़ें हार्मफुल हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपने इसके लिए कोई कैंपेन चलाया है, या आप जुड़े हुए हैं इन चीज़ों से कि आप अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों को? क्योंकि आप जो मैसेज देंगे शायद उसको लोग थोड़ा सीरियसली नहीं, कि आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन। हाँ, इस रूट पे काम करना चाहते हैं, वही एक्चुअली हमारे देश का भविष्य आगे चल के होंगे। और बहुत सारी इसमें यह है कि वुमेंस, इस वुमेंस के लिए भी हम चाहते हैं कि नारी शक्ति है हमारी आजकल हर चीज़ में आगे आ रही है। तो इस गेम में भी यस हमारे एथलीट्स हैं, वुमेन एथलीट्स हैं, जो यस अच्छा, आप मानेंगे नहीं, यस काफ़ी लड़कों से भी अच्छा वेट लिफ्ट करती हैं और काफ़ी अच्छा कर रही हैं इसमें वो लोग। सो या मुझे लगता है कि इन फ्यूचर यस वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में यस देश का नाम रोशन करेंगे अब लड़कियाँ भी इसमें। सर ये जो वुमेंस होती हैं और जो मेंस होते हैं, उसमें कितनी वेट कैटेगरीज होती है इस स्ट्रॉन्ग मैन और स्ट्रॉन्ग वुमेन चैम्पियनशिप में? जैसे 60 kg, 80 kg, तो कितने तक की वेट कैटेगरी होती है सर इसमें? हाँ एक्चुअली क्या है, फेडरेशंस के ऊपर बात होती है। वर्ल्ड में या 2-3 फेडरेशंस हैं, कुछ प्राइवेट फेडरेशंस हैं, और एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन फेडरेशन है, यूएसए की फेडरेशन है, और एक हमारी फेडरेशन है वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन फेडरेशन या WSF। बेसिकली ये यूनेस्को के मेंबर्स हैं लोग और एफिलेटेड हैं। सो ये, और साथ में ये लोग इथनो स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इथनो स्पोर्ट इज़ लाइक ए ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ एनी कंट्री। सो यूनेस्को ने अभी एक पहल की है कि किसी भी कंट्री के नॉन ओलंपिक गेम्स जो हैं वो प्रमोट नहीं हो रहे हैं, तो उनको आगे लाने के लिए एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उसे कहते हैं इथनो स्पोर्ट, एक्चुअली नाम दिया गया है। सो उसी में हमारे कुश्ती जो है, कुश्ती को डाला गया है। और साथ में जैसे कि आपको बताऊं तो स्ट्रॉन्गमैन एक रशिया का ट्रेडिशनल गेम है, था हमारा यस, और अभी ये बाहर खेलते हैं और रशिया ने इसको यस अपनाया भी है। सो हमारे ट्रेडिशनल गेम, रशिया ट्रेडिशनल गेम है, तो साथ में ये लोग इस स्ट्रॉन्गमैन गेम को भी इसीलिए आगे लेके चल रहे हैं। और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि सरकार भी यूनेस्को से वो है और ट्रेडिशनल गेम हम आगे लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए सरकार ज़रूर ध्यान देगी हमारे ऊपर। सर मेरा सवाल मेल और फीमेल दोनों के लिए, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो, टेनिस खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो एक लेवल होता है, बंदा अंडर 16 खेलता है, अंडर 19 खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है, इंडिया खेलता है, फिर इंडिया के लिए खेलता है। क्रिकेट में ऐसा है, फिर बैडमिंटन में एक अलग स्ट्रक्चर है, टेनिस में अलग स्ट्रक्चर है। स्ट्रॉन्ग मैन और स्ट्रॉन्ग वुमेन में अगर कोई बंदा या बंदी परस्यू करना चाहती है करियर अपना, तो क्या लेवल है सर? कहाँ से नीचे से उठ के कौन कौन से लेवल पार करके वो खेले? जैसे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप कैसे कैसे इंडिया के लिए खेले सर? हाँ एक्चुअली अगर मेरे खेलने की बात बताऊँ मैं तो जिस मैं फेडरेशन से खेला था, तो उसमें ये था कि उनको स्ट्रक्चर नहीं था उनका,
आप ऐसे भी खेलने जा सकते थे उसके अंदर। आप एक बस नेशनल में आपको नेशनल जीतना है आपको, और सिलेक्शन होता था वो एक्चुअली एशिया या वर्ल्ड के लिए, और देन आप खेलने पर सीधा जा सकते हो। लेकिन एक जो रिकॉग्नाइज जो फेडरेशन होती है उसमें ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक लेवल फिर सेकंड अप एंड अप। लाइक हमारी फेडरेशन रिकॉग्नाइज फेडरेशन है, सो उसमें हम लोग स्टेट लेवल से शुरू करेंगे। स्टेट लेवल सभी स्टेट्स कवर करेंगे, अराउंड 12 से 13 स्टेट कवर करने वाले हैं हम लोग। और उसके बाद फिर जोन होंगे, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इस तरह से। और उसके बाद एक नेशनल होगा। नेशनल के बाद भी क्वालिफायर हम रखेंगे अगर वर्ल्ड या एशिया अगर जाना होगा तो सब सिस्टमेटिकली एक्चुअली में ऐसे चलता है। अगर जो रिकॉग्नाइज फेडरेशन होगी, और किसी प्राइवेट फेडरेशन में तो उनकी मर्जी होती है, कोई भी कैसे ले जा सकता है उसको आगे। सर ये जीत हार कैसे डिसाइड होती है, पॉइंट्स का क्या मतलब टेबल है, मतलब कैसे पॉइंट सिस्टम चलता है इसमें? हाँ, एक्चुअली मैं बताऊं तो इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है मेरे साथ। इस जैसे मैं कोई भी कंपटीशन कंडक्ट करता हूं, तो जो पावर लिफ्टर्स हैं उनको एक्चुअली पॉइंट्स का फॉर्मेट समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि हमने इसमें तो हैवी वेट उठाया था डेडलिफ्ट में, या हम लोगों ने ऐसे डंबल में हैवी वेट उठाया था, तो हम जीते क्यों नहीं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपने उसमें उठाया तो उसमें पॉइंट मिले स्पेसिफिक आपको, और जो एक्टिविटी होती है सब में पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स को ऐड करके और तब देन एक चैंपियन निकलता है। यस, और ये काफ़ी इस पॉइंट्स को समझने के लिए, इसका सिस्टम समझने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा एथलीट्स को, ये बात समझने के लिए। तो इस वजह से उनको लगता है कि बायस डिसीजन हो रहे हैं, हमने गलत डिसीजन दिए हैं। तो इसके लिए भी उनको टेक्निकली हमें थोड़ा ठीक, हमें हमारा ही काम है उन लोगों को इस बारे में बताना और जागरूक करना। तो भारत की जैसे अभी कितने प्लेयर्स सर खेल चुके हैं भारत के लिए, आपने बताया था अभी कितने प्लेयर्स खेल चुके हैं भारत के लिए स्ट्रॉन्ग मैन और स्ट्रॉन्ग वुमेन भी ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा सर, ताकि मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को एक आइडिया लगे कि कितने प्लेयर्स और कितने खिलाड़ी निकल चुके हैं भारत के लिए। हाँ, जैसे कि बताऊँ तो वुमेन तो अभी तक एक भी नहीं गई है, और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ही यस प्रिपरेशन शुरू करवाई है वुमेन एथलीट्स की, और जिन्होंने नेशनल में भी अभी वो यस जीती हैं, और उन्होंने यस ट्रक पुल किया था गर्ल्स ने भी। और रही बात मेंस की, तो 3-4 एथलीट्स ही हैं जो मेरे स्क्वाड में हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग मैन स्क्वाड मेरे अकेडमी, तो उसमें 3-4 एथलीट्स हैं जो इंटरनेशनल खेले हैं। और अभी आगे चल के अब ये जो फेडरेशन हमारा जो स्ट्रक्चर पूरा प्लान हो गया इस साल का शेड्यूल, उसमें हम स्टेट्स के साथ फिर नेशनल के बाद फिर इंटरनेशनल कवर करेंगे। और अक्टूबर में हमने इंडिया में चैम्पियनशिप रखी है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप रखी है। थोड़ा गेम को ज़्यादा थोड़ा बूम मिलेगा, तो अंडर 80 और अंडर 95 kg कैटेगरी, इन 2 कैटेगरीज़ के हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप अक्टूबर में रखी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यस इन दोनों कैटेगरी में इंडिया से यस चैम्पियन बाहर निकल के आएंगे। अच्छा सर, एक सवाल ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके कौन कौन से शागिर्द, कहते हैं ना शागिर्द, कौन कौन से निकले जिन्होंने काफ़ी आपका नाम रोशन किया है? नहीं, शागिर्द नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हैं कि यस मेरे साथ जो मेरे पार्टनर्स हो फ्रॉम द डे वन, आप सोच सकते हैं। उनमें से एक है सुरेश यादव। वो लाइक मैं जब पहले पावर लिफ्टिंग करता था तो पावर लिफ्टिंग करता था मेरे साथ, उससे पहले वो रेसलिंग करता था एक्चुअली, और देन मैं स्ट्रॉन्गमैन खेलने लगा तो वो स्ट्रॉन्गमैन भी खेलने लगा मेरे साथ। फ्रॉम द डे वन ही इज़ फॉलोइंग मी। और आज ये है कि वो स्ट्रॉन्गमैन खेलता है अंडर 90 kg कैटेगरी में, और इंडिया रिकॉर्ड आज उसी ने बनाया अभी अंडर 90 कैटेगरी में, लॉग लिफ्ट में भी और डंबल में, दोनों में उन्होंने यस रिकॉर्ड बनाया अभी। और वो जल्दी अभी किसी ब्रांड से स्पॉन्सर भी होने वाले हैं ये, क्योंकि मैं मैसेज देना चाहता हूँ यस इतने ब्रांड अप्रोच कर रहे हैं कि जस्ट बॉडी बिल्डिंग में ही सिर्फ स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती एथलीट्स को, स्ट्रॉन्गमैन गेम में भी मिलती है, और काफ़ी अप्रोच कर चुके हैं ब्रांड। इसका ये रिजल्ट अभी दिखेगा सभी को। सर मेरे 2 सवाल हैं, एक तो कि आपने उनके रिकॉर्ड के बारे में बताया, लेकिन आप इतने हम्बल, आप अपने रिकॉर्ड्स और अपने प्राइजेस के बारे में नहीं बता रहे। मैं तो पहले पूछना चाहूँगा कि आप अपने प्राइजेस और मेडल्स के बारे में बताएं, उसके बाद मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ यस, अगर मैं बताऊँ तो 2015 से 2019 तक यस मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ इंडिया हूँ। और एक्चुअली क्या है कि कंपटीशन ही नहीं है कोई इस गेम में, सही मैं बताऊँ तो। और दूसरी बात स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ एशिया 2017 में बना था मैं, और 4th प्लेस आई थी मेरी 2018 दिसंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। सो मेरा भी टारगेट है अंडर 80 कैटेगरी में मैं खेलूँगा इस बार, और देश के लिए ऑफकोर्स वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के टाइटल जीत के लाऊंगा, जो यस 100 साल होने वाले होंगे। यस अभी तक इस गेम में इंडिया का कोई जीत के नहीं लाया मेडल। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलूँगा सर, आपने कहा आपने चाचा से इंस्पिरेशन ली क्योंकि वो रेसलिंग करते थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पे भारत में क्या होता है, हमारे देश में, एशियन कॉन्टिनेंट में ये ज़रूर होता है कि जो फेमस स्पोर्ट्स होते हैं लोग उसके पीछे भागते हैं। आपने एक नॉन फेमस स्पोर्ट्स को क्यों पकड़ा? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। स्ट्रेंथ गेम एक्चुअली पसंद था मुझे, और रेसलिंग में ये था कि कट्टे उठाना ये सब चीज़ें होती थी। तो बचपन से मैं अपने मासी के घर रहा था पहले, तो गांव वगैरह में रहते थे, तो ये सब चीज़ें एक्टिविटी करते रहते थे हम लोग खेत वगैरह में।
तो ये था कि वो कहते हैं ना किक नहीं मिल रही थी, सो उसके लिए यस ये गेम ज्वाइन किया और फिर मज़ा आया और फिर देखा कि यस बहुत डोमिनेटिंग गेम है और स्ट्रेंथ गेम में लोग डरते हैं यस स्ट्रॉन्गमैन के अगर देखें कि ये स्ट्रॉन्गमैन खेलता है ये इवन यू नो बॉडी बिल्डर्स बाहर के जो एथलीट्स हैं अगर मैं उन्हें बताता हूँ कि यस मैं स्ट्रॉन्गमैन खेलता हूँ तो वो भी लाइक ओ यस यू आर स्ट्रॉन्गमैन एथलीट बिकॉज वो ऑल अबाउट द डायमेंशंस है, वो सब चीज़ों से लिमिट से बियॉन्ड से ऊपर चीज़ें करते हैं वो लोग, क्योंकि वो ये होता है कि कोई सोच नहीं सकता ट्रक पुल करते हैं 20-20 टन के ट्रक पुल करते हैं और कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता ऐसे। ये लड़कियां भी हमारी ट्रक पुल करती हैं, जैसे उन्होंने भी एक ट्रक पुल किया था अभी इवेंट कराया था जब हमने, और मेरा टारगेट है अभी नेक्स्ट कि मैं ट्रेन का इंजन पुल करूँगा और तक सिर्फ इसलिए कि ये नहीं कि मैं दिखाने के लिए कि इस गेम को हाइक करने के लिए कि लोग इससे जुड़ें, यस हम भी पुल करेंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे इंडिया में एक परसेप्शन है कि एक कोई अगर कोई काम कर देता है तो उसके लिए 10 काम करने चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं ये उसको रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। अच्छा। तो फिर मैं ये भी बनाना चाहता हूँ कि साथ में कोई जल्दी यस आए और तोड़े इस चीज़ों को ताकि गेम का लेवल बढ़े। सर अगर अभी तक की आपकी जर्नी में देखूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ अगर कुछ शब्दों में उसको डिफाइन करना हो, चाहे स्कूल की जर्नी रही हो, चाहे बचपन की जर्नी रही हो, कॉलेज की जर्नी रही हो जैसे भी, और उसके बाद आपने खेलने की जर्नी रही, उसको कुछ शब्दों में अगर आप डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे उसको? हाँ, आज जैसे अगर मैं बात करूँ मेरी जर्नी के बारे में, तो 2015 में मैं खेला था जिस फेडरेशन के अंडर एज एन एमेच्योर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन फेडरेशन, और 2019 में आज मैं उसी फेडरेशन में इंडिया का सेक्रेटरी और टेक्निकल डायरेक्टर हूँ मैं। सो काफ़ी मतलब हाँ यस 3-4 साल में काफ़ी ग्राफ आपका यस बिल्कुल। और इंडिया में इस गेम को यस फेडरेशन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे इस गेम को आगे लेके जाना, और इस गेम की यस गरिमा को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और मैं चाहता हूँ, लेकिन अच्छा मज़ा आ रहा है मुझे क्योंकि जो चीज़ें पसंद है मुझे पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो ऑफकोर्स बहुत सर। लास्ट में सर मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्ट्रॉन्गमैन बनना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग वुमन बनना चाहते हैं, स्पेशली जो फिटनेस पे ख्याल, मतलब फिटनेस के रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे, इस गेम के रिलेटेड आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस मैं ये कहना चाहूँगा यस ऑल द व्यूअर्स प्लीज़ स्ट्रॉन्गमैन एक स्पोर्ट्स के नज़रिए से मत देखें, इसे एक वर्कआउट स्टाइल के नज़रिए से देखें। जैसे देसी फिटनेस होता था, हर कोई पहले आपने देखा होगा पहले जिम नहीं होते थे, जिम का ट्रेंड कुछ ही सालों से चला है ये डंबल्स और वेट्स वगैरह, लेकिन ये होता था कि देसी फिटनेस में अखाड़े जाते थे या डंड लगाते थे, चिनअप्स वगैरह लगाते थे, पुलअप्स वगैरह, तो और कट्टे उठाना, ये सब चीज़ें बहुत पहले से डिकेड से चीज़ें चलती आ रही हैं हमारी। तो इसको इसी तरह से लेते हुए चलें ताकि नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आप घर में जो काम करते हैं उन सब चीज़ों को आप नॉर्मली ईजिली कर पाएँ। तो ये कि फ़िटनेस के नज़रिए से भी देखें इसको, और आप लोगों को यस हेल्दी रहने के लिए वर्कआउट तो करना ज़रूरी है ही ऑफकोर्स। उससे ये कि आप एक अलग स्टाइल का वर्कआउट करेंगे क्योंकि हर कोई चेंज चाहता है, तो क्यों ना फिर जो अपना ट्रेडिशनल गेम है इसी को अडॉप्ट किया जाए। सर कुछ और अगर आप मैसेज ऐड करना चाहें, कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक नहीं बताया, मैं कुछ और अगर आप ऐड करना चाहें और हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स उस चीज़ को सुने और उससे कुछ सीखें सर, अगर कुछ भी आप ऐड करना चाहें तो। हाँ यस, मैं ऐड करने की बात मैं कहना चाहूँगा, एक बात मैं भूल गया था बताना चाहूँगा कि क्या होता है आजकल जितनी जो फेडरेशंस हैं हमारे इंडिया में, वो स्ट्रेंथ गेम्स है, पावर लिफ्टिंग हो गया, इन सब चीज़ों में, बॉडी बिल्डिंग है, इनमें ये पैसा चार्ज करते हैं बच्चों से 2-2, 3-3 लाख रुपए ले लेते हैं उनसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप वगैरह में जाने के लिए, उनका एक्सपेंडिचर इतना लग जाता है। तो एक एथलीट के नज़रिए से फाइनेंशियली वो वैसे ही इतने क्राइसिस में होता है क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिलता उसको। लेकिन ये कि मैं इस फेडरेशन, मेरी फेडरेशन जो है वो फुल स्पॉन्सर्ड करेगी, उसे एक हमारे एथलीट का कोई पैसा नहीं लगेगा उसमें, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट खेल के आ सकता है हमारे देश के लिए। जैसे कि अभी मैंने लास्ट ईयर अपने एक मेट को भेजा था, 110 किलो कैटेगरी में था वो, तो मैंने उसे उज़्बेकिस्तान भेजा था, और उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडिया को इनवाइट किया था कि इंडिया की तरफ से भी कोई एथलीट होना चाहिए, सो स्पोर्ट्स के नज़रिए से भी रिलेशन बनाने के लिए। सो पूरा वो उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड था सारा, हमारा DD नेशनल न्यूज़ ने कवर किया था उस पूरे इवेंट को, और अभी उज़्बेकिस्तान अभी 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है हमारी, तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो मैं एथलीट्स को ये बात बताना ज़रूर चाहूँगा, यस गाइस, सभी के जितने भी आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप जाएंगे या एशिया जाएंगे, ये सब स्पॉन्सर्ड होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जाना है आप लोगों को। और सो प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप स्ट्रॉन्गमैन अगर वर्कआउट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गमैन गेम अगर खेल रहे हैं, तो आप पावर लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, क्रॉसफिट भी कर सकते हैं, और वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर, कोई सिंगल पर्सन वो स्ट्रॉन्गमैन नहीं खेल सकता। सो गाइज, इट्स ऑल माइंडसेट कि वो डरते हैं जो इन सब चीज़ों से, आप लोग इससे बाहर निकल के आइए और खेल के देखिए, मज़ा आएगा।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच स्पोर्ट्स क्रेजी को अपना कीमती टाइम देने के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपने देखा कि हमने सर का विजन लिया, सर की पर्सनल लाइफ को कवर किया, उनकी स्पोर्टिंग लाइफ को कवर किया। इस तरह से सफरनामा की सीरीज़ में आप बने रहें। तीसरा एपिसोड हम मिलेंगे आपको किसी और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल स्पोर्ट्स क्रेजी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन जब आप दबाते हैं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते हैं जब भी हमारी वीडियोज़ आएंगी। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, शब्बा खैर।